हेलो गाइस, आज मैं ऐसी मूवी लेकर आया हूं जिसमें हम एक शिप को देखने वाले हैं जो समुद्र में डूब रही होती है। ये काफ़ी मज़े की मूवी होने वाली है जिसको देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी देखने में मज़ा आए और मुझे भी मज़ा आए वीडियोज़ बनाने में। इसको शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के बीच चल रहे एक बहुत बड़े क्रूज शिप से, जिसका नाम पोसाइडन होता है। आज काफ़ी बड़ी 31 शिप है दिसंबर ये। की रात है, इसलिए शिप पर न्यू ईयर पार्टी चल रही होती है। हर तरफ म्यूजिक, डांस और सेलिब्रेशन का माहौल है। लोग नए साल का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी पार्टी एरिया में हमें डिलन दिखाई देता है, जो कार्ड्स खेल रहा होता है। वह ज्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी बेटी जेनिफर और उसके बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन के साथ पार्टी में मौजूद होता है। वहीं मैगी नाम की एक औरत अपने छोटे बेटे कॉनर के साथ शिप पर ट्रैवल कर रही होती है। कॉनर शिप को लेकर काफी एक्साइटेड होता है और हर चीज ध्यान से देख रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन कंट्रोल रूम में अचानक कैप्टन को रेडार पर समुद्र की तरफ से एक बड़ा मूवमेंट दिखाई देता है। पहले ऑफिसर्स को लगता है कि ये नॉर्मल वेव होगी, लेकिन जब कैप्टन दूरबीन से सामने मुझे यहाँ कोई खतरा लग रहा है, जैसे मूवमेंट हो रही ना इस बीच। काफ़ी खतरनाक लग रहा है ये काम। देखता है तो उसे एक बहुत बड़ी वेव सीधा शिप की तरफ आती दिखती है। कैप्टन तुरंत काफ़ी शिप को बड़ी है ये मोड़ने की तो। कोशिश करता है, लेकिन इतना बड़ा क्रूज शिप कुछ सेकंड्स में टर्न नहीं हो सकता। वेव तेजी से करीब आ रही होती है। अब कैप्टन इमरजेंसी अलार्म बजा देता है और अनाउंसमेंट करवा देता है कि सभी लोग खुद को संभाल लें। फिर अलार्म सुनकर सभी घबरा जाते हैं। कोई अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक वेव शिप के बिल्कुल पास पहुंच चुकी होती है। अगले ही पल जायंट वेव शिप से जोर से टकराती है। टक्कर इतनी तेज होती है कि पूरा शिप एक तरफ झुक जाता है। हॉल में टेबल्स, चेयर्स और इतनी बड़ी वेव तो इतना छोटा शिप तो नहीं ना संभाला जाना। बाकी सामान हवा में उछलने लगता है। कई लोग दीवारों से टकराते हैं, कुछ पानी में गिर जाते हैं और कुछ ब्लास्ट की वजह से वहीं मारे जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में पूरा शिप उल्टा हो जाता है। कुछ देर बाद हॉल में बचे हुए लोग संभलने की कोशिश करते हैं। कोई अपने फैमिली मेंबर को ढूंढ रहा होता है, कोई घायल लोगों की मदद कर रहा होता है। तभी शिप का एक ऑफिसर हॉल में आता है और सभी को शांत रहने के लिए कहता है। वह बताता है कि शिप एक बड़ी वेव से टकराकर पलट चुका है। बाहर जाने के सारे रास्ते नीचे पानी में डूब चुके हैं, इसलिए किसी को भी हॉल शांत छोड़कर रहते बाहर नहीं कैसे जाना रहे चाहिए। इतने ऑफिसर ये भी खतरनाक बताता माहौल है में। कि वेव के टकराने से पहले रेस्क्यू सिग्नल भेज दिया गया था। ज्यादातर लोग ऑफिसर की बात मान लेते हैं, लेकिन डिलन को उस पर भरोसा नहीं होता। वह पहले नेवी में रह चुका है। डिलन हॉल की वॉल पर लगे शिप मैप को देखता है। उसे पता चलता है कि नीचे वाले सारे एग्जिट पानी में डूब चुके हैं। बाहर निकलने का चांस सिर्फ ऊपर की तरफ है, क्योंकि शिप उल्टा हो चुका है और ऊपर वाला हिस्सा असल में शिप का नीचे वाला एरिया है। वहीं से प्रोपेलर सेक्शन तक पहुंचा जा सकता है। अब डिलन चुपचाप कुछ जरूरी चीजें उठाता है और निकलने की तैयारी करने लगता है। तभी कॉनर उसे देख लेता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। डिलन बताता है कि वह यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। कॉनर कहता है कि ऑफिसर ने तो कहा है कि कोई रास्ता नहीं है। डिलन जवाब देता है कि रास्ता हो सकता है, बस वहां तक पहुंचना पड़ेगा। इसी बीच मैगी वहां आ जाती है। कॉनर उसे बता देता है कि डिलन बाहर निकलने की कोशिश कर कॉनर रहा है। मुझे बहादुर मैगी डिलन लगता से है। पूछती है कि क्या सच मेरे में कोई सवाल जवाब रास्ता कर है। रहे हैं ना। तभी रॉबर्ट भी वहां आता है। उसके साथ रिचर्ड नाम का एक आदमी होता है जो आर्किटेक्ट है। रिचर्ड शिप की डिजाइन समझता है, इसलिए वह डिलन की बात से अग्री करता है। रॉबर्ट भी डिलन के साथ जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसकी बेटी जेनिफर शिप के दूसरे हिस्से में फंसी हो सकती है। डिलन पहले किसी को साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है कि वह अकेले काम करता है, लेकिन मैगी अपने बेटे के साथ फंसी हुई होती है। रॉबर्ट अपनी बेटी को ढूंढना चाहता है और रिचर्ड जानता है कि हॉल में रुकना सही नहीं है। आखिर में डिलन उन्हें साथ आने देता है। अब इन्हें ऊपर जाने का रास्ता चाहिए होता है। रॉबर्ट शिप के ये फैसला अच्छा है कि ज़्यादा लोग मिलकर जाएंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। वेटर वैलेंटाइन से पूछता है कि क्रू एरिया से ऊपर जाने का कोई शॉर्टकट है या नहीं। वैलेंटाइन पहले रास्ता बताने से मना करता है। वह कहता है कि ऑफिसर ने हॉल छोड़ने से मना किया है और वह रास्ता खतरनाक है। रॉबर्ट उसे पैसे देने की बात करता है। वैलेंटाइन थोड़ा सोचने के बाद रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। अब डिलन, मैगी, कॉनर, रॉबर्ट, रिचर्ड और वैलेंटाइन हॉल छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। नीचे हॉल में मौजूद लोग उन्हें जाते हुए देख लेते हैं। ऑफिसर बाकी लोगों से कहता है कि ये लोग गलती कर रहे हैं। फिर वह गार्ड से डोर्स बंद करने को कहता है ताकि कोई और बाहर ना जा सके। डिलन और बाकी लोग अब शिप के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में टूटे हुए सामान, पानी और डेड बॉडीज पड़ी होती है।
शिप उल्टा होने की वजह से हर चीज अपनी जगह से हट चुकी होती है। कुछ देर बाद वे लोग एलिवेटर एरिया में पहुंचते हैं जहां आगे का रास्ता टूट चुका होता है। सामने वाली साइड तक जाने तो के काफी लिए खतरनाक कोई हुआ प्रॉपर होगा। फ्लोर नहीं बचा होता। डिलन देखता है कि एक एलिवेटर ऊपर अटका हुआ है और उसका डोर आधा खुला है। अगर वे उस एलिवेटर तक पहुंच जाएं तो दूसरी साइड जा सकते हैं। अब वे लोग एक लंबी मेटल बेंच को ब्रिज की तरह इस्तेमाल करते हैं। बेंच को दोनों साइड्स के बीच फंसाया जाता है और डिलन सबसे पहले आगे बढ़ता है। वह सामने पहुंचकर डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर नहीं खुलता। तभी उसकी नजर ऊपर अटके हुए एलिवेटर पर जाती है। डिलन रिचर्ड की मदद से ऊपर चढ़ता है और किसी तरह एलिवेटर तक पहुंच जाता है। फिर वह एक एक करके सभी को ऊपर खींचने लगता है। मैगी और कॉनर ऊपर आ जाते हैं। रॉबर्ट भी चढ़ जाता है। अब नीचे सिर्फ रिचर्ड और वैलेंटाइन बचे होते हैं। वैलेंटाइन रिचर्ड से कहता है कि तुम पहले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। रिचर्ड उसके कंधे पर चढ़कर ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी नीचे रखी मेटल बेंच खिसक जाती है। बेंच गिरते ही रिचर्ड और वैलेंटाइन दोनों लटक जाते हैं। ये काफी खतरनाक सीन हो गया। इनके बचने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये लोग बच जाएं। वैलेंटाइन डर कर रिचर्ड का पैर पकड़ लेता है। ऊपर अटका एलिवेटर भी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। डिलन रिचर्ड को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों का वेट ज्यादा होता है। रिचर्ड मजबूरी में वैलेंटाइन को खुद से अलग कर देता है। वैलेंटाइन नीचे गिर जाता है। डिलन और बाकी लोग रिचर्ड को तुरंत ऊपर खींच लेते हैं। उसी समय एलिवेटर नीचे गिरता काफी है खतरनाक और सीन में टकराते ही निकला ये ब्लास्ट हो बात। जाता है। आग तेजी से फैलती है, लेकिन डिलन एलिवेटर का डोर बंद कर देता है और सब बच जाते हैं। अब सबको समझ आ चुका होता है कि आगे हर रास्ता खतरनाक होगा, लेकिन वापस जाना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद वे लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद ये लोग शिप के डांस क्लब में पहुंचते हैं। इसी जगह रॉबर्ट को अपनी बेटी जेनिफर दिखाई देती है। वह तुरंत उसके पास जाता है। क्लब में जेनिफर इन्हें अभी एलिना जिंदा नाम है? की लड़की भी मिलती है। उसके साथ लकी नाम का एक ड्रंक आदमी भी होता है। अब डिलन की टीम में मैगी, कॉनर, रॉबर्ट, रिचर्ड और वैलेंटाइन के अलावा जेनिफर, क्रिस्टियन, एलिना और लकी भी शामिल हो जाते हैं। डिलन सबको काफी बड़ी टीम होगी इसकी। बताता है कि उन्हें जल्दी प्रोपेलर एरिया तक पहुंचना होगा, क्योंकि बाहर निकलने का चांस वहीं से है। इसके बाद सभी लोग डिलन के पीछे आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें सामने का रास्ता टूटा हुआ मिलता है। नीचे पूरा एरिया पानी से भरा होता है और दूसरी साइड जाने के लिए कोई प्रॉपर फ्लोर नहीं बचा होता। सिर्फ एक टूटी हुई रेलिंग दूसरी तरफ तक जा रही होती है। डिलन रेलिंग को देखकर समझ जाता है कि उन्हें इसी के सहारे पार जाना पड़ेगा। रास्ता पतला है, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं होता। सबसे पहले डिलन खतरनाक रेलिंग भी पर है ये, चढ़कर पतले के दूसरी साथ-साथ। साइड पहुंचता है। उसके बाद क्रिस्टियन, जेनिफर और एलिना भी किसी तरह पार कर जाते हैं। मैगी और रॉबर्ट भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब कॉनर की बारी आती है। रॉबर्ट उसे समझाता है कि वह नीचे न देखे और आराम से आगे आए। तभी लकी बीच में आ जाता है। वह कहता है कि पहले वह जाएगा, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ये लोग उसे पीछे छोड़कर ना चले जाएं। डिलन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लकी मुझे लगता है ये नीचे गिर ही जाएगा, जितना ये नशे में है ना। किसी की बात नहीं सुनता। वह रेलिंग पर चढ़ जाता है। उसके हाथ में शराब की बोतल होती है। डिलन उसे बोतल छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लकी ध्यान नहीं देता। जब वह रेलिंग के बीच में पहुंचता है, तभी उसके हाथ से बोतल नीचे गिर जाती है। वह एक पल के लिए नीचे देखने लगता है। उसी समय ऊपर से शिप का भारी इंजन पार्ट टूट कर गिरता है। लकी बच नहीं पाता। वह पार्ट सीधे उसके ऊपर गिरता है और रेलिंग काफी भी बड़ा टूट जाती पार्ट है है। ये तो। इंजन पार्ट गिरने से नीचे पानी में ऑयल फैल जाता है। फिर एक स्पार्क की वजह से पानी की सरफेस पर आग लग जाती है। अब टीम दो हिस्सों में बंट पानी चुकी पर भी होती है। आग लग कुछ जाती है, लोग काफी दूसरी अजीब साइड कहानी। पहुंच चुके हैं, लेकिन रॉबर्ट, मैगी और कॉनर अभी पीछे फंसे होते हैं। तभी डिलन की नजर पास पड़े एक लंबे पाइप पर जाती है। वह पाइप के एक एंड को लोहे की रॉड से बांधता है और फिर पानी में कूद जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि पानी के ऊपर आग जल रही होती है, लेकिन डिलन पानी के अंदर तैरता है, क्योंकि आग सिर्फ सरफेस पर होती है। वह दूसरी साइड पहुंचकर पाइप का ये दूसरा तरीका तो एंड काफी भी खतरनाक मजबूती है, से बांध देता है। अब पानी के पाइप अंदर दोनों जाना। साइड्स के बीच लटक जाता है। डिलन ऊपर आकर रॉबर्ट को इशारा करता है। रॉबर्ट कॉनर को अपने कंधे पर बैठाता है और पाइप पकड़कर दूसरी साइड की तरफ बढ़ता है। नीचे आग लगी होती है। काफी मुश्किल से वह कॉनर को लेकर दूसरी साइड पहुंच जाता है। इसी दौरान पार्टी हॉल में रुके हुए लोग अभी भी रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन शिप के अंदर पानी का प्रेशर लगातार ये बढ़ रहा गलती होता का है, है। रेस्क्यू हॉल के टीम का बड़े इंतजार ग्लास करेगा। विंडोज पर क्रैक्स आने लगती है। लोग पीछे हटने लगते हैं। ऑफिसर उन्हें शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन अब सिचुएशन उसके कंट्रोल में भी नहीं होती। कुछ ही सेकंड्स बाद ग्लास टूट जाता है और तेज प्रेशर से पानी हॉल में घुस जाता है। लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर्स बंद होते हैं। देखते ही देखते हॉल पानी से भर जाता है और वहां रुके हुए ज्यादातर लोग डूब जाते हैं। ऊपर जा रही डिलन की टीम नीचे से आती आवाजें सुनती है। उन्हें समझ आ जाता है कि हॉल में मौजूद लोग नहीं बचे। अब उनके पास रुकने का टाइम
मुझे लगता है कि अब यही 4-5 लोग बचे हैं जो इनके साथ है। टाइम नहीं होता क्योंकि जिस एरिया में वे लोग हैं वहां भी पानी भरना शुरू हो चुका होता है। डिलन आगे का डोर खोलकर रास्ता चेक करता है। जैसे ही डोर थोड़ा खुलता है, बाहर से तेज प्रेशर में पानी अंदर आने लगता है। डिलन तुरंत डोर बंद कर देता है। सामने वाला रास्ता पूरी तरह पानी में डूब चुका आगे होता भी है। पानी है, तभी काफी रॉबर्ट ज्यादा को पानी है ऊपर तो की तरफ एक वेंटिलेशन डक्ट दिखाई मुश्किल है देता जी, है। निकल रास्ता जाए। बहुत छोटा होता है, लेकिन फिलहाल वही ऑप्शन बचता है। एक एक करके सभी लोग डक्ट में घुसते हैं। रॉबर्ट सबसे आगे जाता है और डिलन सबसे पीछे रहता है ताकि कोई फंसे तो उसे हेल्प कर सके। डक्ट के अंदर जगह बहुत कम होती है। वे लोग मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर रॉबर्ट को ऊपर हल्की रोशनी दिखाई देती है। वह वहां पहुंचता है, लेकिन एग्जिट पर मेटल ग्रिल लगी होती है। रॉबर्ट उसे धक्का देता है, पर ग्रिल नहीं खुलती। वह देखता है कि काफी ग्रिल मजबूती से नट्स लगी और हुई है। बोल्ट्स से बंद है। उसका हाथ ग्रिल के छेद से अंदर तक नहीं पहुंच पाता। अब कॉनर को आगे लाया जाता है क्योंकि उसके हाथ छोटे होते हैं। रॉबर्ट उसे ऊपर खींचता है और बोल्ट खोलने के लिए कहता है। कॉनर बोल्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे खोलने के लिए किसी पतली मेटल चीज की जरूरत होती है। तभी एलिना अपने गले से क्रॉस पेंडेंट निकाल कर देती है। कॉनर उस पेंडेंट की मदद से बोल्ट खोलने लगता है। नीचे पानी डक्ट में तेजी से भर रहा होता है। डिलन सबसे पीछे होने की वजह से पहले डूबने लगता है। वह अपना सिर ऊपर रखने की कोशिश करता है, लेकिन जगह बहुत ये आखिरी वक्त है इनसे बचने का। अगर ये खुल गया तो वो बच जाएंगे, वरना इसमें डूब ही जाएंगे। कम होती है। कॉनर पहले बोल्ट को खोलता है, फिर दूसरे बोल्ट पर काम शुरू करता है। पानी डिलन के सिर तक पहुंच जाता है और वह कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह पानी में चला जाता है। उसी समय कॉनर दूसरा बोल्ट भी खोल देता है। रॉबर्ट ग्रिल को जोर से धक्का देता है और ग्रिल खुल जाती है। सभी लोग जल्दी जल्दी डक्ट से बाहर निकलते हैं। डिलन भी आखिरी मोमेंट पर बाहर आ जाता है। आगे उन्हें एक डोर मिलता है, पर वह दूसरी तरफ से बंद होता है। डिलन और क्रिश्चियन उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर नहीं खुलता। तभी ऊपर एक टैंक का हैच दिखाई देता है। डिलन हैच खोलता है और सभी को अंदर आने के लिए कहता है। अंदर आकर रिचर्ड बताता है कि यह शिप का स्टेबलाइजर टैंक है। टैंक में एक छोटा एग्जिट होता है, लेकिन वह बंद होता है। डिलन कहता है कि जब यह टैंक पानी से भरता है तो प्रेशर की वजह से सामने वाला वाल्व खुल सकता है। शायद वही उनका अगला रास्ता है। तभी नीचे से पानी तेजी से उनकी ये तरफ आने रास्ता तो लगता काफी है। अब खतरनाक है। सोचने का टाइम नहीं बचता। डिलन और रॉबर्ट मिलकर वाल्व खोलते हैं। टैंक में तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। सब लोग गहरी सांस लेते हैं और खुद को संभालते हैं। ये तरीका काफी खतरनाक है, इससे इनकी मौत भी हो सकती है, लेकिन शायद बच ही जाए। आखिरी तरीका है उनके पास। पानी कुछ ही सेकंड्स में पूरे टैंक को भर देता है। सभी लोग अंडर वाटर हो जाते हैं, लेकिन सामने वाला एग्जिट अभी भी नहीं खुलता। डिलन और रॉबर्ट पूरी ताकत से उसे धक्का देते हैं। कुछ सेकंड्स बाद प्रेशर बढ़ता है और एग्जिट खुल जाता है। पानी के फ्लो के साथ सभी लोग दूसरी साइड की तरफ खींच जाते हैं। अब वे लोग दूसरे टैंक में पहुंचते हैं, जहां पहले अच्छे से वक्त पानी में भरा पहुंचे होता हैं। है। बाहर निकलने के लिए उन्हें अंडर वाटर तैरकर ऊपर जाना पड़ता है। डिलन रास्ता देखता है, लेकिन एलेना पीछे रह जाती है। उसके कपड़े एक तार में फंस जाते हैं। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन और ज्यादा फंस जाती है। रिचर्ड पीछे मुड़कर उसे देखता है और तुरंत उसकी तरफ तैरता है। एलेना पैनिक में हाथ पैर मारती है। इसी दौरान उसका सिर पास के नुकीले मेटल से टकरा जाता है। रिचर्ड किसी तरह उसे तार से छुड़ाकर ऊपर ले आता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एलेना सांस नहीं ले रही होती। क्रिश्चियन उसे देखता रह जाता है। बाकी लोग भी कुछ पल रुकते हैं, लेकिन डिलन उन्हें आगे बढ़ने के लिए एलिना कहता मर है। गई। इसके बाद वे लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने काफी पर उन्हें बुरा हुआ सामने इसको बहुत तो। सारा सामान गिरा हुआ मिलता है। रास्ता ब्लॉक्ड होता है। तभी उन्हें दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग आवाज लगाते हैं और जल्दी जल्दी सामान हटाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई रेस्क्यू टीम आ गई है, लेकिन रास्ता साफ होने पर पता चलता है कि आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक टेलीफोन से आ रही थी। फोन उल्टा लटका हुआ होता है और उसमें से रिकॉर्डेड आवाज चल रही होती है। यह देखकर सब निराश हो जाते हैं, लेकिन डिलन मैप चेक निराश करके तो होना ही बताता था। है कि प्रोपेलर एरिया अब बहुत पास है। सभी लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ देर बाद प्रोपेलर एरिया के पास पहुंच जाते हैं। सामने देखते ही सब रुक जाते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से उन्हें बाहर निकलना था वह पूरा एरिया पानी से भरा होता है। बड़े बड़े प्रोपेलर्स भी पानी के अंदर डूबे होते हैं। डिलन कुछ देर तक एरिया देखता है, लेकिन उसे कोई साफ रास्ता नहीं मिलता। रॉबर्ट उसके पास आता है और कहता है कि तुमने हमें यहाँ तक लाकर सही किया। अगर हम हॉल में रुके होते तो अब तक मर चुके होते। तभी शिप के किसी निचले हिस्से में जोरदार ब्लास्ट होता है। पूरा शिप हिल जाता है और ऊपर से सामान टूटकर गिरने लगता है। इस ब्लास्ट की वजह से शिप का बैलेंस बदलता है और प्रोपेलर एरिया काफी धीरे बड़े-बड़े धीरे ब्लास्ट पानी हो से रहे हैं। बाहर आने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में वहां भरा
पानी दूसरी तरफ चला जाता है और रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। डिलन तुरंत सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। सभी लोग प्रोपेलर सेक्शन की तरफ जाते हैं। सामने एक बड़ा डोर होता है। रिचर्ड सबसे आगे जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही डोर खुलता है, अंदर से तेज एयर प्रेशर आता है और डोर जोर से रिचर्ड के फेस पर लगता है। वह पीछे गिर जाता है। रॉबर्ट और डिलन उसे चेक करते हैं, लेकिन चोट सीरियस होती है। डिलन सबको रुकने नहीं देता क्योंकि शिप अब भी डूब रहा होता है। रॉबर्ट डोर के अंदर लाइट डालकर देखता है। डिलियन के साथ भी काफ़ी बुरा हुआ, इतना प्रेशर के साथ दरवाज़ा लगा उसके मुंह फेस पर, काफ़ी बुरा हुआ इसके साथ। सामने शिप के बड़े फैंस घूम रहे होते हैं। शिप उल्टा होने की वजह से फैंस बाहर की हवा अंदर खींच रहे होते हैं। क्रिश्चियन कहता है कि फैंस बंद करने होंगे। डिलन शिप का मैप चेक करता है और उसे पता चलता है कि फैंस का कंट्रोल रूम नीचे है। वहां जाने के लिए पानी के अंदर लंबा रास्ता पार करना पड़ेगा। डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, इसलिए जो भी वहां जाएगा उसके वापस आने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्रिश्चियन आगे आकर कहता है कि वह जाएगा क्योंकि वह यंग है और जल्दी तैर सकता है। जेनिफर उसे रोकती है। रॉबर्ट भी क्रिश्चियन को जाने से मना करता है। जेनिफर अपने फादर से भी कहती है कि वे कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन रॉबर्ट समझ चुका होता है कि फैंस बंद किए बिना कोई बाहर नहीं जा सकता। क्रिश्चियन अभी भी जाने की बात करता है। वह जेनिफर को समझाता है कि वह वापस आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वह पानी में जाने के लिए मुड़ता है, उसे पता चलता है कि रॉबर्ट वहां नहीं है। रॉबर्ट चुपचाप पहले ही पानी में कूद चुका होता है। जेनिफर उसे आवाज लगाती है, लेकिन रॉबर्ट अब कंट्रोल रूम की तरफ तैर रहा होता है। ऊपर बाकी लोग उसका इंतजार करते हैं। जेनिफर परेशान होती। रास्ता तो काफ़ी लंबा है, उम्मीद है कि ये पार कर ही लेगा इसको, वरना ये इसमें भी डूब कर मर जाएंगे, इतना रास्ता तय करके आए हैं। है और क्रिश्चियन उसे रोक कर रखता है ताकि वह पानी में न कूदे। इसी दौरान मैगी को पता चलता है कि कॉनर उसके पास नहीं है। वह तुरंत उसे ढूंढने लगती है। डिलन भी आसपास देखता है। तभी मैगी पानी के अंदर झांकती है और उसे कॉनर दिखाई देता है। कॉनर नीचे एक मेटल ग्रिल के पीछे फंसा होता है। मैगी बिना सोचे पानी में कूद जाती है। वह कॉनर तक पहुंचती है, लेकिन ग्रिल बंद होती है। वह उसे खींचने की कोशिश करती है, पर ग्रिल नहीं खुलती। कॉनर अंदर से हाथ मार रहा होता है और उसकी सांस रुकने लगती है। मैगी ऊपर आकर मदद के लिए चिल्लाती है। डिलन तुरंत पानी में कूदता है। वह नीचे जाकर ग्रिल चेक करता है। ग्रिल अटकी होती है, लेकिन पूरी तरह लॉक्ड नहीं होती। डिलन जोर लगाकर उसे खोलने लगता है। मैगी भी नीचे जाती है और कॉनर को शांत रहने का सिग्नल देती है। कुछ सेकंड्स बाद डिलन ग्रिल खोल देता है और कॉनर को बाहर निकाल लेता है। तीनों ऊपर आते हैं। कॉनर तेज सांस लेता है और मैगी उसे पकड़ लेती है। डिलन भी खुद को संभालता है, लेकिन रॉबर्ट अभी तक पानी के अंदर ही होता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट कंट्रोल रूम तक पहुंच चुका होता है। रॉबर्ट फैन शटडाउन बटन ढूंढता है। उसे पैनल पर फैन कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन शटडाउन बटन टूट चुका होता है। अब उसकी सांस खत्म होने लगती है। वह पैनल पकड़कर खुद को संभालता है। ऊपर जेनिफर अभी भी अपने फादर का इंतजार कर रही होती है। डिलन फैंस की डायरेक्शन देखता है, लेकिन फैंस अभी भी घूम रहे होते हैं। इसका मतलब रॉबर्ट फैंस बंद नहीं कर पाया। कंट्रोल रूम में रॉबर्ट की हालत खराब हो रही होती है। तभी उसकी नजर पैनल पर दूसरे स्विच पर पड़ती है। यह फैन रिवर्स करने वाला स्विच होता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि वह फैंस बंद नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें रिवर्स कर सकता है। वह अपनी बची हुई ताकत से स्विच दबा देता है। स्विच दबते ही फैंस की डायरेक्शन बदल जाती है। रॉबर्ट वहीं पानी में फंस जाता है और उसकी सांस खत्म हो जाती है। ऊपर खड़े डिलन और बाकी लोगों को एयर प्रेशर में बदलाव महसूस होता है। पहले हवा अंदर आ रही थी, लेकिन अब बाहर की तरफ जा रही होती है। जेनिफर अपने फादर को आवाज लगाती है, लेकिन रॉबर्ट वापस नहीं आता। डिलन फैंस को ध्यान से देखता है। उसे समझ आता है कि रॉबर्ट ने उन्हें एक चांस दिया है। डिलन आसपास देखता है और उसे एक बड़ा गैस सिलेंडर दिखाई देता है। वह क्रिश्चियन को इशारा करता है। दोनों मिलकर सिलेंडर को फैन के पास खींचते हैं। डिलन कहता है कि अगर सिलेंडर फैन से टकराया तो ब्लास्ट से फैन रुक सकता है। अब सभी लोग पीछे हट जाते हैं। इसके बाद डिलन और क्रिश्चियन मिलकर सिलेंडर को फैन की तरफ धकेलते हैं। हवा के प्रेशर से सिलेंडर तेजी से आगे जाता है और सीधे फैन ब्लेड से टकराता है। अगले ही पल जोरदार ब्लास्ट होता है। चारों तरफ बड़ा धमाका हुआ। सभी लोग नीचे झुककर खुद को बचाते हैं। कुछ सेकंड्स बाद जब स्मोक थोड़ा साफ होता है तो डिलन सामने देखता है। फैन रुक चुका होता है। अब बाहर निकलने का रास्ता खुल गया था। डिलन तुरंत सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। मैगी कॉर्नर को लेकर आगे आती है। क्रिश्चियन जेनिफर को साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफर वहीं रुक जाती है। वह कहती है कि उसके फादर वापस आएंगे। क्रिश्चियन उसे समझाता है
कि रॉबर्ट ने फैंस रिवर्स करके सबकी जान बचाई है। जेनिफर आखिरकार क्रिस्टियन की बात मानती है और उसके साथ आगे बढ़ती है। अब सभी लोग फैन वाले रास्ते से बाहर निकलते हैं। शिप का आउटर हिस्सा स्लिपरी होता है और हर तरफ पानी गिर रहा होता है। बाहर रात का अंधेरा है और समुद्र में तेज अब कहाँ वेव्स चल जाएंगे रही ये? होती है। डिलन सबसे पहले पानी में कूदता है। क्रिस्टियन पहले जेनिफर को जंप करवाता है, फिर खुद कूदता है। अब सभी लोग पानी में होते हैं। पोसाइडन उनके पीछे झुक रहा होता है। कुछ दूर उन्हें एक छोटी लाइफ बोट दिखाई देती है। डिलन सबसे पहले बोट तक पहुंचता है। वह कॉनर और मैगी को ऊपर चढ़ाता है। अब सभी लोग बोट में होते हैं, लेकिन पोसाइडन अभी भी उनके बहुत पास होता है। अगर शिप उसी जगह गिरता तो बोट पलट सकती थी। डिलन और क्रिस्टियन पैडल्स उठाते हैं। मैगी भी हेल्प करती है। वे लोग पूरी ताकत से बोट को शिप से दूर ले जाने लगते हैं। कुछ देर बाद बोट शिप से काफी दूर निकल जाती है। तभी पोसाइडन का पूरा स्ट्रक्चर पानी में नीचे जाने लगता है। पहले उसका अगला हिस्सा डूबता है, फिर धीरे धीरे पूरा शिप समुद्र के अंदर चला जाता है। बोट में बैठे सभी लोग उसे देखते रहते हैं। अब चारों तरफ सिर्फ समुद्र होता है। रात का काफी अंधेरा मुश्किल से है बचे हैं और ये रेस्क्यू टीम अभी दिखाई नहीं दे इतने रही बड़े होती। कुछ देर बाद दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज हाथ सुनाई देती में है। सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता। तभी डिलन को फ्लेयर गन याद आती है। वह फ्लेयर गन निकालता है और आसमान की तरफ शूट करता है। फ्लेयर की तेज रोशनी अंधेरे में फैल जाती है। हेलीकॉप्टर वाले उस लाइट को देख लेते हैं और बोट की तरफ मुड़ जाते हैं। कुछ ही देर में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनके ऊपर पहुंच जाता है। इसी के साथ पोसाइडन मूवी की कहानी खत्म होती है। आप लोगों ने ये मूवी देखी, मैंने भी देखी। ये काफ़ी मज़े की मूवी थी, जिसमें एक शिप, काफ़ी बड़ा शिप था जो समुद्र में तैर रहा था और काफ़ी बड़ी लहर आती है जो उसे उल्टा ही देती है और शिप डूबने लग पड़ती है, जिसकी वजह से लोग भी डूब रहे होते हैं और 3 से 4 आदमी होते हैं जो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। और जो उस पायलट की मानकर, अफसर की मानकर शिप में रहते हैं, वो शुरू में ही मर जाते हैं। और जो साथ जाते हैं उसमें से काफ़ी लोग बीच रास्ते में मर जाते हैं। जैसे पहले वो एलिवेटर में मर गया, बाद में दूसरे आस्ता आस्ता करके उनमें से तकरीबन 4 का आदमी मर ही गए उसमें। ये काफ़ी मज़े की मूवी थी। ऐसे ही मैं मूवी लाता रहूँगा। जिसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।